नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर था अ, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को कवर कर चुका था और कुछ टॉपिक्स बाकी रह गए हैं। उन टॉपिक्स को हम लोग आज देखने वाले हैं। तो प्रीवियस क्लास को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। पहले आप पार्ट 1 को देखिए, फिर पार्ट 2 को देखिएगा। इसमें हम लोग द्वैतवाद के बारे में बात किए हैं, फिर कुछ जो ऑर्गेनिक स्टेट है जिसे राज्य को जीवित जीव बोला गया है, ये सब देखे थे। परिसंचरण की धमनियों को हम लोगों ने देखा था। ह्यूमन ज्योग्राफी का कुछ डेफिनेशंस था, उन सभी डेफिनेशंस को हम लोगों ने देखा। इसके बाद मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीयकरण, ये टॉपिक को हम लोगों ने अच्छे से समझा है। देन प्राकृतिक जो पर्यावरणीय निश्चयवाद है उसके बारे में पढ़ा है। हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि जो हमारा भौतिक पर्यावरण है इसको माता प्रकृति कहा जाता है। फिर संभववाद क्या होता है, इसको भी हम लोगों ने देखा है। निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद, जिसे इसके बारे में हम डिटेल से पढ़े हैं। नव निश्चयवाद के बारे में पढ़े हैं। और नव निश्चयवाद जिसे रुको और जाओ निश्चयवाद कहा जाता है, इसको हम लोग ट्रैफिक लाइट की तुलना करके हम लोगों ने पढ़ा है इसको। फिर कुछ हम लोग देखे थे कि जो अभी वर्ल्ड लेवल पे जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स है उनके पीछे कारण क्या है, ये लास्ट टॉपिक हम लोग देखे थे। और आज जो है वो क्लास 12th का जो रिमेनिंग्स टॉपिक्स बच गए हैं उन सबको देखेंगे। और साथ ही साथ आज हम लोग कुछ MCQs भी देखेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को भी देखेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। तो आज हम लोग उन सबको देखने वाले हैं। तो एक बार ज़रूर से MCQs देखिएगा। कुछ टॉपिक्स कवर करने के बाद लास्ट में हम लोग MCQs भी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो एक टॉपिक बचा हुआ था वो है समय के गलियारों में मानव भूगोल, यानी जो समय प्राचीन काल से वर्तमान समय तक जो बीता है, इन समय में जो मानव भूगोल है इसका क्या रोल रहा है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो अगर हम पर्यावरण और मानव दोनों को इंटरेक्शन की बात करें तो मानव और पर्यावरण की जो अन्योन्य क्रिया है, इससे मानव भूगोल के प्रारंभ की अगर परिकल्पना करें, यानी जब से ह्यूमन नेचर जो है वो नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, तब से अगर हम लोग इसकी बात करें, एक हम लोग हाइपोथेसिस क्रिएट करें, एक कल्पना करें, इमेजिन करें, तो ये बहुत लंबा इतिहास है इसका, ठीक है। और मानव भूगोल के विषय में एक संकल्पना यह भी पाया जाता है कि समय के साथ इसे स्पष्ट करने वाले उपागमों में परिवर्तन आया है। जो मानव भूगोल है और जो प्रकृति है, ये दोनों के बीच जो अन्योन्य क्रिया है, जो इंटरेक्शन है, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इसके बारे में जितने भी अप्रोचेस रहे हैं, जितने भी उपागम रहे हैं, उसमें से परिवर्तन आया, चेंजेस आया है। विभिन्न उपागमों में यह गत्यात्मकता विषय की परिवर्तनशील प्रकृति को दर्शाता है। और बहुत सारे अप्रोचेस ऐसे हैं जिसमें ये गत्यात्मकता को दिखाता है, यानी मोबिलिटी को दिखाता है, परिवर्तनशीलता को दिखाता है, ठीक है। जो नेचर है, जो ह्यूमन बींग्स है, इसको कैसा बताता है, गत्यात्मकता और परिवर्तनशील बताता है। ये दोनों का जो नेचर है वो परिवर्तनशील है, बदलता है। पहले विभिन्न समाजों के बीच अन्योन्य क्रिया नगण्य थी, यानी आज से पहले अगर हम देखें हमारी सोसाइटी में जो भी लोग हैं, तो हमारे सोसाइटी में जो कास्टिज्म है, जो जातीयता है, जो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर जो हमारा समाज आज बटा है, इसके बीच पहले ऐसा नहीं था। धर्म इतना हावी नहीं था लोगों के बीच, लेकिन आज धर्म देखा जाता है, जाति देखी जाती है, ठीक है। तो पहले का जो भी समाज था, उन समाजों में के बीच
जो अन्योन कृतियाँ थी, जो इंटरेक्शन था वो नगण्य था, ठीक है। और एक दूसरे के बीच ज्ञान सीमित था, क्योंकि एक दूसरे जाति के विषय में इतनी ज़्यादा लोग जानकारी या बातचीत नहीं किया करते थे, तो ज्ञान भी बहुत ज़्यादा नहीं था, सीमित था। जो भी यात्री आए, जो भी ट्रैवलर आए हमारे देश में, जो भी रिसर्चर आए, अन्वेषक अपने यात्रा क्षेत्र के बारे में सूचनाओं का प्रसार किया करते थे। और होता क्या था कि कोई भी जो ट्रैवलर होते थे, आते थे फॉरेन से, विदेशों से, वो हमारे देश के किसी भी क्षेत्र में अगर यात्रा करने गए तो वहाँ के समाज के बारे में लिखते थे, वहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशंस थे उनके बारे में लिखते थे, पॉलिटिकल कंडीशंस क्या थे उनके विषय में लिखते थे, ठीक है, हेल्थ के बारे में लिखते थे, एजुकेशन के बारे में लिखते थे। तब आज हम लोगों को प्राचीन समय के बारे में आज जानकारियाँ मिलती हैं। कई सारे विद्वान आए, यात्रा वृत्तांत लिखते थे, यानी अपने यात्रा में वो क्या क्या देखे, क्या क्या ऑब्जर्व किए, उन चीज़ों को अपने पुस्तक में लिखते थे, ठीक है, यात्रा वृत्तांत में लिखते थे। नौचालन संबंधी कुशलताएं विकसित नहीं हुई थी, और प्राचीन समय में भी ये जो यात्रा वृत्तांत है उसी से हमें पता चलता है कि जो नेवी है, जो नौसेना है, या जो नौचालन है, जो पानी जहाज चलाने की जो स्किल्स हैं, वो उतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, और समुद्री यात्राएं खतरों से खाली नहीं था। यानी जितने भी अन्वेषक आए, ट्रैवलर आए, उन लोगों के द्वारा जो बातें लिखी गई उससे ये स्पष्ट होता है कि प्राचीन समय में जो नौचालन था, यानी नाव चलाने की जो कला थी, उसमें लोग स्किल्ड नहीं थे, कुशल नहीं थे, वेल ट्रेंड नहीं थे, ठीक है। अब वेल ट्रेंड नहीं थे, जिसके कारण आप किसी भी फील्ड में जाओ, अगर आप ट्रेंड नहीं हैं, अगर आप कुशल नहीं हैं, तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो प्राचीन समय में नौचालन में भी लोग कुशल नहीं थे, इसलिए जो समुद्री यात्राएं होती थी वो खतरों से खाली नहीं होता था। कई बार तो यात्री निकलते थे समुद्री यात्रा के लिए, लेकिन वो वापस लौटते नहीं थे, बीच में ही कहाँ खो गए, कहाँ नाव डूब जाता था, क्या हो जाता था, किसी को कोई आइडिया नहीं हो पाता था। लेकिन आज के समय में नेविगेशन सिस्टम इतना डेवलप हो गया है कि कौन सा जहाज कहाँ जा रहा है सारा चीज़ ट्रैक कर लिया जाता है जीपीएस के माध्यम से। तो उस समय इतना डेवलप नहीं था टेक्नोलॉजी जितना कि आज है। 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप के अन्वेषकों ने अन्वेषणों से के प्रयास हुए और मिथक रहस्य खुलने लगे। अब जो 15th सेंचुरी था, 15वीं शताब्दी, इस समय यूरोपियन जो ट्रैवलर थे, जो रिसर्चर थे, उन लोगों का एक प्रयास हुआ, एक एफर्ट लगाया उन लोगों ने, और एफर्ट से बहुत सारे मिथक, यानी जो अफवाहें फैलती थी, उन अफवाहों पर से ये पर्दा हटाने लगे, ठीक है, और रहस्य खुलने लगे। औपनिवेशिक युग ने अन्वेषणों को आगे बढ़ाने के लिए गति प्रदान किया, और जो औपनिवेशिक काल रहा, जो गुलामी का समय रहा हमारे देश में, इस समय जो रिसर्च बहुत लिमिटेड था, अब उन रिसर्चों के प्रति लोग इंटरेस्टेड होने लगे, और एक नया मूवमेंट आता है नॉलेज के एक्सप्लोरेशन में। अब ये गति प्रदान किया इसलिए क्योंकि इन लोगों का, जो अंग्रेज थे, इन लोगों को रिसोर्स चाहिए था, संसाधन चाहिए थे, और इस संसाधन के लिए कुछ भी कर सकते थे, रिसोर्सेज के लिए। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अपना ज्ञान बढ़ा रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, ताकि जो रिसोर्सफुल रीजन है वहाँ तक आसानी से पहुँचा जा सके। और जिन भी क्षेत्रों में इन लोगों को रिसोर्स मिले, उन क्षेत्रों में ये लोग रहना बसना शुरू कर दिए, और वहाँ से रिसोर्स का यूज़ करने लगे। हमारे देश से ही रिसोर्स ले जा करके इंग्लैंड में फिर से उसको मैन्युफैक्चरिंग करके और एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बना के फिर से वापस हमारे देश में ला के महंगे दामों में बेचते थे। अब कुछ अप्रोचेस हैं ज्योग्राफी में, ठीक है। तो एक तरफ टाइम पीरियड दिया हुआ है, एक तरफ अप्रोच दिया हुआ है, और एक तरफ इसका जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दिया हुआ है। तो इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो जो फर्स्ट पीरियड है वो है आरंभिक औपनिवेशिक युग, सॉरी यहाँ योग लिखा गया है, योग नहीं होगा, युग होगा।
तो आरंभिक जो औपनिवेशिक युग है, यानी जब अंग्रेज भारत में आए थे प्रारंभिक समय में, उस समय की बात है। तो इस समय जो अप्रोच था वो था इन्वेंशन का, नए नए चीज़ों को खोज करना और उसका डिटेल के बारे में उसको विस्तृत विवरण लोग करता था। ठीक है, जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है व्यापारिक रुचियों ने नई खोज को प्रोत्साहित किया, और जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी थे, इन लोगों ने जो नए नए रिसर्च किया, इससे लोगों में इंटरेस्ट बढ़ा। ठीक है, तो ये हुआ आरंभिक औपनिवेशिक काल में। ठीक, अब है उत्तर औपनिवेशिक युग। योग नहीं होगा, युग होगा। उत्तर औपनिवेशिक युग यानी जब हम लोग गुलाम बन चुके थे उसके बाद का समय। तो इसमें जो अप्रोचेस अपनाया गया वो है रीजनल एनालिसिस, प्रादेशिक विश्लेषण का। और ये लोग जो हम लोगों को ब्रिटिशर्स ने जो गुलाम बनाया, ये लोग रीजनल एनालिसिस करते थे, क्षेत्रीय विश्लेषण करते थे। क्यों? क्योंकि हर रीजन में इन लोगों को रिसोर्स चाहिए थे। वो रीजन बांट लिए थे कि इस रीजन में कितने लोग रहेंगे जो रिसर्च करेंगे, इन क्षेत्रों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो जब यहाँ वो लोग उपनिवेश बना चुके, तब ये लोग रीजनल जो एनालिसिस थे उसके ऊपर जोर दिया। कौन सा क्षेत्र ज़्यादा डेवलप है, कौन सा क्षेत्र कम डेवलप है, कहाँ के लोगों को आसानी से हम लोग गुलाम बना सकते हैं, कौन सा क्षेत्र रिसोर्सफुल है, कौन सा रिसोर्स लेस है। इन सभी चीज़ों का अध्ययन ये लोग करते थे उत्तर औपनिवेशिक युग में। इसका मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? प्रदेश के सभी पक्षों के विस्तृत वर्णन किए गए। सभी प्रदेश पृथ्वी के भाग हैं, और जितने भी क्षेत्र में ये लोग गए सब का रीजनल एनालिसिस किए ये लोग रिसोर्स के लिए। ठीक, अब नेक्स्ट जो टाइम पीरियड है वो है अंतर युद्ध अवधि की बीच, यानी 1930 का दशक के बारे में। तो 1930 के दशक के बीच ही एरियल डिफ्रेंसिएशन आया, क्षेत्रीय विभेदन। इसमें क्या होता है कि एक प्रदेश अन्य प्रदेशों से किस प्रकार और क्यों भिन्न है, यह समझने पर बल दिया गया। अब अंग्रेज जो है इतने चालाक थे कि 2 रीजन्स हैं इंडिया में, तो दोनों रीजन्स में से किस रीजन में उन लोगों को रहना चाहिए। तो इसी बात पर एरियल डिफ्रेंसिएशन, यानी उसमें क्या अंतर है और इस रीजन में क्या अंतर है। मान लेते हैं कि यहाँ 2 हम क्षेत्र लेते हैं, एक क्षेत्र है ए और एक है बी। अब दोनों में से अंग्रेज को ज़्यादा फायदा कहाँ होगा, तो ये लोग दोनों में डिफरेंस करते थे, अंतर करते थे। ए में कितना रिसोर्स है, कौन सा रिसोर्स है, उसका वैल्यू क्या है। बी में कितना रिसोर्स है, कौन सा रिसोर्स है, उसका वैल्यू क्या है। हमें आसानी से कहाँ के लोगों को हम अपने अधीन कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को अलग अलग बिंदुओं पर ये लोग एरियल डिफ्रेंसिएशन करते थे, क्षेत्रीय विभेदन करते थे। तब जाके फिर इन लोगों ने उस रीजन का रिसोर्स जो है, संसाधन है, उसका उपयोग करना शुरू किया। अब है 1950 के दशक के अंत से लेकर 1960 के दशक के अंत तक। तो इसका मतलब ये है कि 1950 से 1960 के दशक के बीच का बात आ रहा है। इसमें बात किया जाता है स्थानिक संगठन, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, मानचित्र और मानवीय परिघटनाओं के विश्लेषण में प्रायः भौतिकी के नियमों का प्रयोग किया जाता था। अब 10th क्लास में आप लोग रिसोर्स प्लानिंग पढ़े होंगे, तो उसमें एक था जो स्टेप्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग है, उसमें था। तो पहले क्या था उसमें कि हम पहले क्षेत्र की पहचान करेंगे, फिर जितने भी मिनरल्स थे उनको हम लोग लिस्ट करेंगे, सूची करेंगे, फिर उसकी क्वालिटी क्वांटिटी को मेज़र करेंगे, देन उसका मैपिंग करेंगे। तो इस प्रकार का कुछ जो स्टेप्स थे, उसी के आधार पर ये स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया 1950 से 1960 के डिकेड के अंत तक। और इसमें क्या हुआ कि मानचित्र और मानवीय परिघटनाओं के विश्लेषण में, यानी जो मैप बनाया गया और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ वहाँ हो रही हैं, ये दोनों का एनालिसिस किया गया। और इसमें जो रूल्स लगाए गए वो फिजिक्स के, यानी भौतिकी के नियम लगाए गए। सॉरी, ये फिजिक्स का नहीं है, ये भौतिकी यानी फिजिकल जो फीचर्स है उसका नियम लगाया गया कि क्या सच में जो मैप में डिमार्केट किया गया है, क्या सच में वैसा फिजिकली होता है क्या। तो इन सभी चीज़ों पर जोर दिया गया 1950 से 1960 के बीच।
अब आता है 1970 का जो दशक है इसमें। तो इसमें क्या होता है कि जो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन था, जो मात्रात्मक क्रांति था, इससे कुछ असंतुष्टि उत्पन्न हुई और अमानवीय रूप से भूगोल के अध्ययन के चलते मानव भूगोल में 1970 के दशक में 3 विचारधाराओं का जन्म हुआ। जो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन था, जो मात्रात्मक क्रांति थी, इससे जो सेटिस्फैक्शन जो नहीं मिला, जो असंतुष्टियाँ मिली, उससे 3 विचारधाराओं ने जन्म लिया। एक मानवतावादी ह्यूमनिस्टिक, एक आमूलवादी और एक व्यवहारवादी। इन विचारधाराओं का जन्म 1970 के दशक में हुआ। ठीक है, हम लोग आगे भी इन मानवतावादी विचारधारा क्या है, आमूलवादी विचारधारा क्या है, व्यवहारवादी विचारधारा क्या है, आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये तीनों विचारधाराओं का जो उदय होता है, जो जन्म होता है, वो 1970 के डिकेड में होता है, दशक में। अब है 1990 का डिकेड, 1990 का दशक। तो इसमें क्या होता है, भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद, यानी जो आधुनिकवाद है इसके बाद का आधुनिकवाद। तो इसमें क्या होता है, बृहद सामान्यीकरण और मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले वैश्विक सिद्धांत की प्रायोगिकता पर प्रश्न उठने लगे। अब जो उत्तर आधुनिकवाद हुआ, जिसमें नए नए टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ, अब सवाल इस पे भी आता है। जैसे सपोज करें कि हम लोग गर्मी से बचने के लिए रेफ्रिजरेटर, एसी, कूलर, पंखा, ये सब का यूज़ किए, तो इन सभी से क्या हमारे इन्वायरमेंट में कोई पॉल्यूशन नहीं होगा? तो अब इन सब पर भी प्रश्न उठने लगे। ठीक है, जो रेफ्रिजरेटर चलता है, जो एसी चलता है, इस सबसे भी तो CFC रिलीज होता है, वो भी ओजोन डिप्लेशन का एक प्रमुख कारण है। तो अब सवाल इन सभी पर भी उठने लगे। तो ये जो अप्रोचेस हैं, जो उपागम है, इन उपागमों से और इसका जो डेट है, इनसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड। तो जो पहला प्रश्न है वो ये है, भूगोल को एक विषय के रूप में कब से अध्ययन प्रारंभ हुआ? भूगोल को एक विषय के रूप में कब से इसका स्टडी शुरू हुआ? तो ऑप्शन है द्वैतवाद आने के पहले, द्वैतवाद आने के बाद, हरित क्रांति के बाद, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है द्वैतवाद आने के बाद। जो ड्यूलिज्म है, इसके आने के बाद ही जो ज्योग्राफी है एज ए सब्जेक्ट, एज ए डिसिप्लिन स्टडी करना शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के भूगोलवेत्ता ने राज्य अथवा देश को एक जीवित जीव के रूप में वर्णन किया है? तो ऑप्शन है फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता, जर्मन भूगोलवेत्ता, अमेरिकी भूगोलवेत्ता और अरब भूगोलवेत्ता। तो हम लोगों ने जब क्लास किया था उसमें देखा था कि जो जर्मन ज्योग्राफर हैं, उनके द्वारा राज्य को एक जीवित जीव के रूप में, ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में देखा गया। ये जर्मन ज्योग्राफर का कॉन्सेप्ट था। फिर है, परिसंचरण की धमनियों के रूप में किसे जाना जाता है? सड़कों को, रेल मार्गों को, जल मार्गों को, या उपरोक्त सभी? तो जो परिसंचरण की धमनियां हैं, ये सभी जो ट्रांसपोर्टेशन के जो मीडियम है, माध्यम है, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, इन सभी को परिसंचरण की धमनियां कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह कथन किससे संबंधित है? अब यहाँ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच, यानी जब भी मानव और धरातल के बीच रिलेशन की बात हो, तो इसमें जो रैटजेल है, इनका नाम उल्लेखनीय है। ठीक है, रैटजेल का ही ये कथन है। इन्होंने कहा मानव भूगोल का मानव समाज और धरातल के बीच जो संबंध है, इसका संश्लेषित अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान के मानव भूगोल की परिभाषा में संबंधों की गत्यात्मकता मुख्य शब्द है? यानी मानव भूगोल का जो परिभाषा दी है, इसमें संबंधों की गत्यात्मकता को मुख्य शब्द माना गया है।
तो ये माना गया है एलन चर्चिल सैंपल के परिभाषा में। तो हम लोगों ने जब पिछला क्लास में देखा है कि एलन चर्चिल सैंपल ने जो मानव भूगोल है इसकी परिभाषा क्या दी है, तो ये जो गत्यात्मकता की बात की जाए तो एलन चर्चिल सैंपल के परिभाषा से ये स्पष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच अन्योन्य क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच अन्योन्य क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? संभववाद, प्रत्यक्षवाद, पर्यावरणीय निश्चयवाद या प्रसंभववाद? तो मानव समाज और प्रकृति के बीच जब भी हम लोग अन्योन्य क्रिया की बात करते हैं तो ये पर्यावरणीय निश्चयवाद है। ठीक है, पर्यावरणीय निश्चयवाद से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों से सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करता है। यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन संभववाद से संबंधित है। मानव पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों से, यानी हमारे पर्यावरण में जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं उन सभी संसाधनों से मानव सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करता है, कल्चरल लैंडस्केप बनाता है, अपने अकॉर्डिंग मानव उसको ढाल लेता है। तो इसे हम लोग संभववाद के नाम से जानते हैं। कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संकल्पना को रुको और जाओ निश्चयवाद कहा गया है? निश्चयवाद, संभववाद, प्रनिश्चयवाद या नव निश्चयवाद? तो नव निश्चयवाद को ही रुको और जाओ निश्चयवाद कहा गया, जिसको हम लोग ट्रैफिक लाइट की तुलना से किए थे, जो ग्रिफिथ टेलर ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन, अन्वेषण और वर्णन। तो अभी हम लोग जितना भी अप्रोचेस देखे उसमें से क्षेत्रीय विभेदन था, मात्रात्मक क्रांति भी था, अन्वेषक और वर्णन भी था, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, स्थानिक संगठन। तो ऑप्शन सी इसका राइट है। सॉरी, इसमें ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मात्रात्मक क्रांति। जब हम लोग मानव भूगोल का जो उपागम है इसमें पढ़े थे तो अन्वेषण, फर्स्ट में अन्वेषण और विवरण था, फिर प्रादेशिक विश्लेषण था, क्षेत्रीय विभेदन था, स्थानिक संगठन था, मानवतावादी, व्यवहारवादी, आमूलवादी था और आधुनिकवाद था। तो इसमें जो मात्रात्मक क्रांति है ये नहीं है। क्वेश्चन में पूछा कौन सा उपागम नहीं है, तो ऑप्शन इसका सी नहीं बल्कि बी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? मानव बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, लोगों का अनुभव या मानवीय भाईचारा? तो जो ऑप्शन है वो आपका जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ये लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक है, यानी मानव और पर्यावरण के बीच जो इंटरेक्शन होता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो टेक्नोलॉजी करता है। आज टेक्नोलॉजी के बदौलत ही मानव इतना अधिक डेवलपमेंट कर पाया है अपने नेचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो यात्रियों के विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थ के नमूने, प्राचीन महाकाव्य। तो जो क्वेश्चंस पूछा गया है इस क्वेश्चंस के अनुसार जो करेक्ट आंसर है वो है चंद्रमा से चट्टानी पदार्थ के नमूने। ये भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? तो समकलनात्मक अनुशासन, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, द्वैतता पर आश्रित, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है। तो ये गलत है, ये वर्णन नहीं करता है। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन हमारा जो डी है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवतावादी उपागम का विकास का समय है। मानवतावादी उपागम कब आया था ये पूछा जा रहा है। 1930 के दशक में, 1970 के दशक में, 1990 के या 1900 के दशक में?
तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि 1970 है, 1970 के दशक में ही मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी उपागम, तीनों उपागम आए थे। ठीक, 1930 की बात करें तो 1930 में जो रीजनल डिफरेंशिएशन, क्षेत्रीय विभेदन, वो आया था। 1950 से 60 के दशक में स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन आया था। ठीक है, तो जो मानवतावादी है वो है 1970 का दशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 1990 उत्तर आधुनिकवाद, ठीक है। 1970 व्यवहारवादी उपागम, ठीक है। तो 1970 में व्यवहारवादी होगा, इसके साथ साथ आमूलवादी और मानवतावादी। 1950 प्रादेशिक विश्लेषण नहीं, 1950 नहीं, जो प्रादेशिक विश्लेषण का जो समय था वो था उत्तर औपनिवेशिक युग। ठीक है। 1930 क्षेत्रीय विभेदन, ये सही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1970 के दशक में विचारधाराओं का उद्भव हुआ, इनमें से कौन सा एक नहीं है? 1970 में मानवतावादी, आमूलवादी, व्यवहारवादी, निश्चयवादी उपागम, उसका नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। यही था आज का हमारा प्रश्न। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा जो टॉपिक होगा वो क्लास 12th का ज्योग्राफी का चैप्टर 2 है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का, विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। इसमें भी कुछ हम लोग एक ही क्लास में पूरा टॉपिक को और कुछ एमसीक्यूज को कवर करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।